बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का दूसरा केस डिस्कस करेंगे जिसमें तीनों रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ये देखें, तीन रिएक्टेंट हैं आपके सामने, ए बी सी। यानी एक रिएक्टेंट है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। रिएक्टेंट कैपिटल ए का इनिशियल कंसंट्रेशन है स्मॉल ए, और रिएक्टेंट कैपिटल बी का इनिशियल कंसंट्रेशन है स्मॉल बी, और रिएक्टेंट कैपिटल सी का इनिशियल कंसंट्रेशन है स्मॉल सी। ये है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो। अब जो जो टाइम गुजरेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ये देखिए, इनिशियल हमने यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं लिखी हुई, ये वैसे जीरो है, लेकिन लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि रेट लॉ सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डील करता है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को डील नहीं करता। इसलिए यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख दें जीरो, और जो जो टाइम गुजरेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर जीरो से हो जाएगी एक्स। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो से बढ़कर एक्स होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए से ए माइनस एक्स, बी से कम होकर b माइनस एक्स और c से कम होकर c माइनस एक्स हो जाएगी। और रेट ऑफ रिएक्शन का, और इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन लाइक दिस: रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a, कंसंट्रेशन ऑफ b, कंसंट्रेशन ऑफ c। अब तीनों कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि के थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके रेट लॉ में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का सम 3 होता है। तो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ व्हेन 3 रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम यहां लिखेंगे कि इक्वेशन 1 इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन when 3 reactants have different initial concentration. Equation 1 is differential form of rate law when 3 reactants have different initial concentration. और इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज कर लिया जाए, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 2 को भी हम इसी तरह कहेंगे कि इट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन 3 रिएक्टेंट्स हैव सेम इनिशियल कंसंट्रेशन। इक्वेशन 2 को अब हमने करना है इंटीग्रेट। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ये रेट लॉ की इंटीग्रेटेड फॉर्म बन जाएगी। अब इसकी जो राइट हैंड साइड, ये बन गई इक्वेशन 2a। इक्वेशन 2a की राइट हैंड साइड तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगी, यहां पर ये kt हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जरा ट्रिकी है, इसमें चूंकि 3 वेरिएबल है तो इस पर हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2a। तो इक्वेशन 2a की लेफ्ट हैंड साइड पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई किया, तो फिलहाल हम इसका इंटीग्रल साइन रिमूव कर देंगे, तो ये dx भी रिमूव हो जाएगा। 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे: p ओवर a माइनस एक्स प्लस q ओवर b माइनस एक्स प्लस r ओवर c माइनस एक्स। इस फॉर्म में लिखने के बाद इक्वेशन 3 की दोनों साइड्स पर
हम मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और c माइनस एक्स के साथ। तो जब हम, ये इक्वेशन 3 है, इसके दोनों साइड्स पर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, द कंसंट्रेशन एट टाइम t, इसे मल्टीप्लाई करें इस साइड पर, और राइट हैंड साइड पर ये जो 3 फ्रैक्शंस हैं, तीनों के साथ इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक लंबी सारी इक्वेशन बन गई, लेकिन अभी जब हम इसमें से कैंसलेशन कर देंगे तो ये ज़रा मुनासिब फॉर्म में आ जाएगी। अब जब कैंसलेशन होगी तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये सारा फैक्टर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ 1 आ गया। और इस तरफ p के साथ हमारे पास आ गया b माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, चूंकि ये a माइनस एक्स इस a माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो गया। इसी तरह q के साथ ये b माइनस एक्स कैंसिल हो गया। इसका फॉन्ट साइज मुझे मज़ीद छोटा करना पड़ेगा, तब ये इक्वेशन सिंगल लाइन पे आ सकती है। अब q के साथ b माइनस एक्स इस b माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो गया, और r के साथ ये c माइनस एक्स इस c माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो गया। अब आप देख लें कि बाकी जो जो पैरामीटर अब बचे हैं, अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 4 कैंसलेशन के बाद। इस इक्वेशन 4 में अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, q की वैल्यू फाइंड करनी है और r की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप x की वैल्यू को a के इक्वल पुट करें। जब x को a के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से ये फैक्टर 0 हो गया, तो सारा q 0 के इक्वल हो गया। जब आप x को a के इक्वल पुट करेंगे तो r भी 0 हो गया। देन आपके पास p की ये वैल्यू आ गई, यानी इनिशियली q और r 0 होगा, इक्वेशन 4 इस फॉर्म में आएगी। देन नेक्स्ट स्टेप में आप p की ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आप x को b के इक्वल पुट करें। जब x को b के इक्वल पुट करेंगे तो p और r 0 हो जाएगा, और अब हमारे पास q की ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप x को c के इक्वल पुट करें तो आपके पास p और q 0 हो जाएंगे, और आपके पास r की ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये p q r की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें। ये जो इक्वेशन 3 है, p q r की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट करें, और इसके बाद आप इसे इंटीग्रेट करें। ये इक्वेशन 3 में आपने p q r की वैल्यू पुट कर दी तो इक्वेशन 5 आ गई। इक्वेशन 5 को इंटीग्रेट करें, अब ये इस फॉर्म में आ गई।
यहां देखिएगा बी ए यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये तीनों ही कांस्टेंट हैं और जो कांस्टेंट्स होते हैं वो इंटीग्रल साइन से बाहर लिखे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ए बी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी, ये चूंकि कांस्टेंट हैं इनको इंटीग्रल साइन से बाहर रखा। और अब इंटीग्रल साइन के अंदर हमारे पास ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इस पर वो रूल अप्लाई करें कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में प्रेजेंट हो तो हम डिनोमिनेटर का लॉग ले लें, उसका डिफरेंशियल सॉल्व हो जाएगा। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने इस वैल्यू को भी सॉल्व किया, इसका भी इंटीग्रल सॉल्व किया, इसका भी इंटीग्रल सॉल्व किया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गई। इक्वेशन 6 को आप अब इक्वेशन 2 में पुट करें। इक्वेशन 2 से हमने अगेन गो टू इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2a। अब इसका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका इंटीग्रल हमने इक्वेशन 6 में सॉल्व कर लिया है, उसे हम अब यहां पर पुट कर देंगे। ये वैल्यू इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड पर पुट कर दें, इक्वेशन 2a की लेफ्ट हैंड साइड पर। और राइट हैंड साइड को भी अब सॉल्व कर दिया। ये के टी प्लस जी आ गया। बल्कि ऐसे करते हैं कि ये राइट हैंड साइड को मैं यहीं पर सॉल्व करके लिख देता हूं। ये राइट हैंड साइड जब सॉल्व होगी तो यहां पर आ जाएगा के टी प्लस जी, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2a। अब आपने हमारे पास फाइनली ये फॉर्म आ गई। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप t को 0 पुट करें और x को भी 0 पुट करें। t को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। देन हमने z की ये वैल्यू फाइंड कर ली और कैपिटल Z की ये वैल्यू आप इक्वेशन 7 में अगर पुट करें तो एक लंबी सी इक्वेशन बन जाती है इस फॉर्म में। इसमें हम के टी को एक साइड पर रहने दें और ये बाकी सारे फैक्टर ये दूसरी साइड पर ले आए, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको अगर आप सॉल्व करें यानी इसका एलसीएम ले लें, तो इसको सॉल्व करते हुए डिफरेंट स्टेप से गुजरने के बाद के टी की ये वैल्यू आई। और फर्दर अगर इसे सॉल्व कर लें यानी t को आप राइट हैंड साइड पर ले जाएं, ये डिनोमिनेटर में आ गया और a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इसे कॉमन ले लें तो इक्वेशन यानी इक्वेशन 10 के बाद इक्वेशन 11 आ गई। अब ये इक्वेशन 9 कहाँ से हमने जहाँ से इंटीग्रेशन कंप्लीट की है, ये है ये इक्वेशन 7 से ऑनवर्ड, इक्वेशन 7, 8, 9, 10, 11, these are integrated forms of rate law equation 10 and equation 11 are integrated forms of rate law for
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन 3 रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। और यहां पर अब K की यूनिट है L स्क्वायर पर स्क्वायर मोल पर सेकेंड। तो ये था थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का केस जब तीनों रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।